हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में केमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका क्वेश्चन जो है 2018 में पूछे गए हैं, जिसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। ठीक है, अदर आप लोग जो है अपना याद कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ठीक है, दोनों का कहानी एक ही बार में खत्म करते हैं। यहाँ तक दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। और दूसरा हो गया कौन सा, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया दिया है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ दिया रहे, ठीक है, और हमको जो है एक पॉइंट से ज्यादा नहीं पता हो, बात समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। जब भी अंतर दिया रहे तो हमको एक पॉइंट से ज्यादा नहीं पता हो तो क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जानते हो क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में टॉपिक बाई टॉपिक बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें देखिए सिंपल सा जवाब है वह रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलोगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के पश्चात, कौन सी, जिसके संपन्न होने के पश्चात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के पश्चात क्या होता है जी, तो ऊष्मा का निष्कर्षण होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के पश्चात ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का निष्कर्षण। निष्कर्षण का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, बाहर निकलता है मतलब ऊष्मा। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के पश्चात ऊष्मा का निष्कर्षण या उत्सर्जन। ठीक है, निष्कर्षण बोल लीजिए या इसी के जगह पे क्या बोल लीजिएगा, उत्सर्जन होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी को निष्कासन भी बोल सकते हैं, तो सबसे बेस्ट है उत्कर्षण बोल लीजिए। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के पश्चात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ चीजें दिए रहेंगी, जैसे C+O2। ठीक है, अब जब ये बनेगा CO2 तो इसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलेगा। बात समझ गए, इसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलेगा, तो इसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, तो बात को समझिएगा। यहाँ देखिए वहां पे ऊष्मा नहीं देगा, इसके जगह जो हो सकता है Q दे दे इसके स्थान पे, या हो सकता है कोई नंबर दे दे। जैसे यहाँ पे ये वाला सबसे ज्यादा दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा ये वाले रहते हैं, तो इस वाले को अपना देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, जब रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब इधर वाला रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और जो प्राप्त होता है मतलब तीर के इधर राइट साइड में, तो उसको प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो यदि प्रतिफल या उत्पाद में जो है, प्रतिफल या उत्पाद में जो है अगर ऊष्मा दिख जाता है, वही होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ गए, वो रख दो। ठीक है, तो फोकस करो इधर। हो गया कहानी पूरा क्लियर। इसके अलावा बात करते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माशोषी मतलब सोखेगा, बात समझ गए। ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी मतलब मान लो कि छींटेगा तो बाहर निकालेगा। ऊष्माशोषी मतलब सोखेगा, यहाँ से भी क्लियर रखो। ठीक है, उसके नाम में ही मैक्सिमम सवाल ऐसे होते हैं कि नाम में ही कहानी क्लियर हो जाती है। ठीक है, नाम में ही पूरा का पूरा परिभाषा छिपा होता है। पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के लिए, इसमें क्या होगा कि इसमें संपन्न होने के लिए, बात समझे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के लिए क्या होती है, ऊष्मा की क्या होती है जी, तो ऊष्मा की आवश्यकता होती है। समझ गए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे में क्या है, तो जैसे में मान लो यह चीज वाला लिख लेते हैं C+O2। अब इस बार क्या होगा कि यहाँ पे ऊष्मा लिखे रहेंगे,
अब उष्मा के जगह क्यू भी लिखा हो सकता है, ये नंबर भी दिया रह सकता है, ठीक है, कुछ भी आप क्या लिखेंगे तो दोनों में से जो मन सो लिख लीजिएगा, ठीक है, सब सही है। हाँ वहां पे यहाँ डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख सकते हैं या डायरेक्ट अभिक्रिया के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, तीर का निशान मत दीजिएगा क्योंकि ये अभिक्रिया को दिखाता है, इसमें केमिस्ट्री में मत दीजिएगा ये चीजें। क्या बन जाएगा तो CO2 बन जाएगा। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब 2018 का ही एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसको कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, उदासीनीकरण आई थिंक कि आप लोग को पता भी होगा, याद है उदासीनीकरण क्या होता है, कोई बोल लो। बहुत सुंदर, उदासीनीकरण इधर से ही रहेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया तो इसमें होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल, बात समझिए, जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके, ठीक है, चाहे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं जी, तो लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। अम्ल का सूत्र बताए थे, क्या होता है HCl, भस्म का NaOH, और ये आपस में अभिक्रिया कर रहा है और ये बना रहा है क्या चीज NaCl और ये बना रहा है H2O, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये भी 2018 में ही पूछे गए हैं, इधर भी पूछे गए हैं लेकिन हम 2018 का भी करा रहे हैं, ठीक है। तो कहानी क्लियर, तीनों के तीनों। अब इसके बाद एक और केमिस्ट्री का सवाल है, कह रहे कारण बताना है, ठीक है, पहले कारण पूछता था लेकिन अब नहीं, अभी तो सवाले बना दिया गया है। जानते हो क्या सवाल है, सवाल सुनो, कह रहे सोडियम पोटेशियम और लिथियम, ठीक है, सोडियम पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है क्यों। क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है सोडियम पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर रखा जाता है क्यों। बात समझा, तेल भी कौन सा, किरोसिन तेल, ठीक है, यहाँ पे इजेक्ट नहीं बताया कौन सा तेल, लेकिन याद रखो किरोसिन तेल। किरोसिन तेल में इसलिए क्योंकि किरोसिन तेल में ऑक्सीकरण नहीं होता है, समझ गए। किरोसिन तेल के अंदर अगर हम कुछ भी रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, बात समझ गए। तो इस चीज को हम लोग इजी पूर्वक समझ लेंगे। क्या 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 चीज का बात किया था बताओ। पहले का बात सोडियम का बात किया था, सोडियम पोटेशियम और कौन सी लिथियम। कह रहे हैं कि इन तीनों को जो है तेल के अंदर, इन तीनों को कहा, तीनों को कह रहा है कि तेल के अंदर क्यों रखा जाता है, ये रीजन बताना है, ठीक है, क्यों रखा जाता है। सबसे सिंपल जवाब है, ये को किसी को पकड़ लो। अच्छा ये चीज क्या बोलते हैं, एक बात याद है, क्रियाशीलता श्रेणी, ली के बाप ने काना से मांगा अलमारी जमीन कार फ्रिज कैमरा को, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड था ना जी। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसका है जी, तो तुम सुना रहा था पहले, चलो हो गया ना। समझो क्या क्या चीज खा रहा है, लिथियम सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और लिथियम हो गया। इसमें हम लोग को पता था ली के बाप ने काना से मांगा, मतलब पहले लिथियम है, ठीक है, ली के तब पोटेशियम है, बात समझ गए। फिर क्या है, बाप ने तब जाके सोडियम है, बात समझे। 4 नंबर पे सोडियम है क्रियाशीलता में, सबसे ज्यादा तो लिथियम है, उसके बाद पोटेशियम है, उसके बाद बेरियम है, उसके बाद सोडियम है, समझ रहे हो ना। तो कह रहा है कि आखिर जो है इसको किरोसिन तेल के अंदर क्यों रखा जाता है, क्या रीजन है, तो समझो क्या रीजन है, ठीक है। समझो इसको क्या किया जाता है, तेल के अंदर रखने के पीछे रीजन ये है कि सोडियम जो होता है अत्यंत क्रियाशील होता है। सोडियम क्या होता है, ये तीनों के तीनों ये जो होते हैं अत्यंत क्रियाशील धातु होते हैं, अत्यंत क्रियाशील क्या होते हैं जी, धातु होते हैं, बात समझ गए। कि इनको यदि हम कमरे के ताप पर छोड़ देते हैं, कमरे के
ताप पर, इसको कमरे के ताप पर छोड़ देते हैं तो ये स्वतः जलने लगते हैं, स्वतः जलने लगते हैं। बात समझे? इसको कमरे के ताप पर छोड़ देते हैं तो ये स्वतः जलने लगते हैं। अब मान लो कि इसको तो बचा के रखना है ना, क्यों बचा के रखेंगे, कैसे क्या करेंगे? तो अब इसके लिए क्या किया जाता है कि इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, केरोसिन तेल में ही रख दिया जाता है। बात समझ में आ गया? क्यों रखा जाता है? ताकि न जले। बात समझ गए? तो बोल सकते हैं कि यह अत्यंत क्रियाशील एवं ज्वलनशील भी बोल लो, क्रियाशील बोल लो, और एक और इसी में बोल लो कौन सा, ज्वलनशील। यह अत्यंत क्रियाशील एवं ज्वलनशील कौन सी है जी? धातु है। यह कमरे के ताप पर स्वतः जलने लगता है। इसे जलने से बचाने के लिए हाँ केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है या तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। तो आई होप कि ये भी कहानी क्लियर हो गया होगा। हो गया क्लियर का मतलब कि अगर हम न भी लिखवाएं तो आपको जो है अब माने अंजादे लिखने आ जाना चाहिए। इस टाइप से क्लियर हो गया है? हो गया है? नहीं बोल रही हैं? बोल रही हैं? तब ठीक है पूरा एकदम। चलो ये भी कहानी खत्म। कह रहा है एक चीज और सुनो, एगो क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम जो है अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है, क्यों? बात समझे? कह रहा है कि एल्युमिनियम जो है क्या है, अत्यंत जो अभिक्रियाशील, मतलब अभिक्रियाशील बोलिए या क्रियाशील बोलिए, बात बराबर है। कह रहा है फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले जो है बर्तन बनाने में किया जाता है, क्यों? किसका प्रयोग कह रहा है ये? एल्युमिनियम का कह रहा है। किसका कह रहा है जी? ये बात कर रहा है एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम का बात कर रहा है। एल्युमिनियम का संकेत एल, परमाणु संख्या 13। बात समझ गए? इसका संकेत एल, परमाणु संख्या 13। ये आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक है। कह रहा है कि एल्युमिनियम जो है अत्यंत क्रियाशील है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने में क्यों किया जाता है? तो सबसे सिंपल जवाब है, देखो जब ऑक्सीजन को जो है हम खुली हवा में छोड़ देते हैं, ठीक है, तो बात समझो, जब एल्युमिनियम को हम कहा छोड़ देते हैं? खुली हवा में, ठीक है, क्योंकि खाना बनाएंगे तो इसको तो पैक करके रखेंगे नहीं। तो जब इसको खुली हवा में छोड़ देते हैं ना, तो एक बहुत ही पतला कलर का, बात समझे, बहुत ही क्या चीज, पतला कलर का क्या बना लेता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेता है। क्या बना लेता है जी? एल्युमिनियम ऑक्साइड। मेन टॉपिक लिख रहे हैं ताकि आपके माइंड में ये इजेक्ट रहेगा। अब देखो, अब आपको कैसे याद रखना है, हवा में ऑक्सीजन एल्युमिनियम को छोड़ेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड ना बनाएगा जी। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन आपस में जुड़ेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए ही क्या करेगा, एल्युमिनियम को जब खुली हवा में छोड़ देते हैं तो ये उससे अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेता है, ठीक है। इसकी क्या बना लेता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतला परत, ठीक है, पतला परत बना लेता है। अभी बनाने से क्या फायदा है इसको? फायदा है, बनाने से ही फायदा है कि अब ये संक्षारित नहीं होगा, संक्षारित नहीं होगा। संक्षारित मतलब क्या? इस पे जंग नहीं लगेगा। बात समझ गए? इस पे जंग नहीं लगेगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा का पॉइंट क्या है? दूसरा का पॉइंट ये है कि जो ये एल्युमिनियम है, ये ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। ऊष्मा का अच्छा क्या होता है? सुचालक होता है, मतलब कि जल्दी गर्म हो जाता है। समझ गए? क्या होता है जी? जल्दी गर्म हो जाता है। तो जब इतनी चीजें हमको मिल रही है तो इसका उपयोग क्यों ना करेंगे? समझ गए? जब इतनी चीजें ही मिल रही हैं तो हम काहे नहीं एल्युमिनियम का उपयोग करेंगे जी? तो यही कारण है कि हम एल्युमिनियम का प्रयोग क्या किस लिए करते हैं? खाना बनाने वाले बर्तन में। क्रियाशील है लेकिन संक्षारित होने से बच जाता है। बात समझ गए? यही कारण है। तो यहाँ से क्या जवाब होगा? एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील होने पर भी जब इसको खुली हवा में छोड़ते हैं तो यह हवा से क्या करता है? अभिक्रिया करके एक एल्युमिनियम ऑक्साइड का पतला परत बना लेता है, जो इसे जलने में हम दूसरा बता दिए, जो इसको ये संक्षारित नहीं होते हैं, चाहे जो इसे संक्षारित होने से रोकते हैं। और एल्युमिनियम जो है ऊष्मा का अच्छा क्या होता है? सुचालक होता है।
जिसके कारण ये जल्द ही गर्म हो जाते हैं और खाना शीघ्र ही पक जाते हैं या जल्दी पक जाते हैं। यही कारण है कि एल्युमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। बताओ, इतनी बातें क्लियर हो गई? किसी को दिक्कत? चलो, हो गया जी, ये भी कहानी खत्म। ठीक है, आराम से बता सकते हो ना कि एल्युमिनियम जो है वायु से अभिक्रिया करके एक एल्युमिनियम ऑक्साइड का पतली परत बना लेता है जो इसको संक्षारित होने से रोकता है, और ये ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है जिसके कारण ये शीघ्र ही गर्म हो जाते हैं और खाना जल्द ही पक जाते हैं। यही कारण है कि एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील होने के बावजूद भी इसका उपयोग हम अपने घरों में खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में करते हैं। समझ में आ गया? माने मेन पॉइंट यही है, इसी का प्रयोग करके अब तुम एक पेज में लिख लो या 10 लाइन में या 5 लाइन में लिख लो। कहानी क्लियर? ठीक है, चलो इसके बाद क्या सवाल है? तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है, जो कि अभी के समय में नहीं आता है, फिर भी बता देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये होता क्या है? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़े हैं? किसी अणु लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है क्या? तो इसमें पढ़ते हैं कि किसी अणु या परमाणु के 12वीं कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदुओं के द्वारा दिखाकर निरूपित करने की विधि को ही कौन सी कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। तो अब यहाँ पे दो सवाल है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से। पहला है H2S का, दूसरा है F2 का। ठीक है, तो देखो पहले बना देते हैं, लो है पहले H2S का ही बता देते हैं। पहले बात करते हैं सल्फर का, लिख लेंगे। सल्फर का परमाणु संख्या जो होता है, इधर दिख रहा होगा आई थिंक। देखो सल्फर का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 16, सही है ना जी? हाइड्रोजन का जो होता है वो होता है 1, और जो फ्लोरीन का होता है वो होता है 9। सल्फर का होता है 2, 8, 6, सही बात है ना? और इसका जो होता है ये कितना होता है? तो 1 होता है। इसका निकालोगे तो 2 और 7 होगा। सही बात है? तो अब बात समझिए, सल्फर पे कितने हैं जी? 6 गो है। कितने हैं? 6 गो। तो देखो है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। हो गया बात क्लियर? 4 गो के 4 गो के बाद दोबारा रिपीट होता है, तो एगो ऊपर कर लेंगे, एगो नीचे कर लेंगे। बात समझ गए? है जो 2 गो होता है उसको बोलते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन? बोलो, युग्मित या अयुग्मित? युग्मित बोलते हैं। देखो जहां पे भी ये 2 गो बिंदु रहता है उसको बोलते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जहां पे भी एक बिंदु रहता है उसको क्या बोलते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है जी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें कि ये तो हो गया, हाइड्रोजन के बाहर कौ गो है? एगो है। तो लो इसको हम दिखा दिए ब्लैक से ही, तो एगो इसका हो गया और एगो इसका हो गया। तो अब क्या होगा सुनो, इस सल्फर वाले का एगो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन वाले का आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, सल्फर वाले का एगो, सल्फर वाले का और हाइड्रोजन वाले का आपस में एगो जुड़ जाता है, तब जाके ये बन जाता है H2S। बात समझे? कभी कभी क्या होगा, चाहे कहीं कहीं क्या होगा कि इस टाइप से गोला भी घेर दिया जाता है, तो ज्यादा भाड़ा ना लगे, इस वजह से हम इतना सिंपल में बनाए हैं। हो गया कहानी क्लियर? अब F2 का कहानी भी कह ले हम। समझो F2 में क्या कहानी होता है कि इसके बाद में कितना है जी? 7 गो है। तो हई 2 गो लिया है ना, तो एगो F इधर हो गया, एगो F इधर हो गया। इसके बाहर कितने होते हैं? तो 7 गो होते हैं। मतलब देखो हई एगो, हई 2 गो, 3 गो, 4 गो, एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। कौ गो लिखना है? 7 गो ना। तो हई 5 गो, 6 गो, 7 गो, इसका हो गया 7 गो। इधर भी 5 गो, 6 गो, 7 गो हो गया। अभी क्या करेगा, हई वाला जो है आपस में जुड़ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जब इसकी जरूरत पड़ा तो ये वाला ले लिया, और जब इसकी जरूरत पड़ा तो ये वाला ले लिया, और अपने आप को ये 8-8 को बना लिया है। तो ये भी कहानी खत्म। समझ में आ गया? किसी को कोई सवाल इसमें? कोई नहीं? ठीक है, दिक्कत तो भी। इसके बाद जानते हो कौन सा सवाल है? इसके बाद कह रहा है, देखो कह रहा है कि नाइट्रोजन तथा फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। इनमें से कौन सा तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा?
अब समझो। कह रहा है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस का लिखना है, ठीक है। देखो नाइट्रोजन और किसका, फास्फोरस का, वो भी बता देंगे। नाइट्रोजन का और किसका, फास्फोरस। चलो देखो यहीं पे लिख देते हैं। नाइट्रोजन का होता है एन और फास्फोरस का कौन सी होता है, पी। सही बात है ना। नाइट्रोजन का क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है और फास्फोरस का, तो इसका होता है 15। सही बात है। इसका निकालेंगे तो 2 और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 5। इसका निकालेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, 2 8 5 होगा। बात समझे। अब बात समझो। देखो हो गया। अच्छा एक चीज याद है, अगर क्या बोलते हैं वो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में आवर्त सारणी वाला अगर हम पढ़ाए होंगे तो, अगर देखो ऐसे तो वीडियो है, ठीक है, आप लोग के लिए तो डाल देंगे, उसमें लिंक डाल देंगे, ठीक है। आप लोग भी देख लीजिएगा अगर नहीं होगा तो, ठीक है। पूरा आवर्त सारणी हम समझाए हुए, ट्रिक से याद करवाए हुए हैं, ठीक है, देखे हैं। चलो अच्छा है। तो अब देखो उसमें क्या होता है समझो। उसमें हम बताए हैं ये वाला, ठीक है। क्या बताए हैं इसमें, तनी समझो बात को ध्यान से। इसमें था, ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ऐसी था कि ना पी ऐसे सबके बीच, ऐसे था ना जी, ना पी ऐसे सबके बीच। तो क्या हो रहा है कि दोनों के बाहर तो सेम हो रहा है, 5 5 गो है, मतलब कि इस पे -3 गो आएगा नाइट्रोजन पे, 3 माइनस, माने कहने का मतलब 4 से। देखो इसका भी कहानी खत्म करते हैं। मेन पॉइंट होता है 4, ठीक है। मेन पॉइंट कौन हो गया, 4। 4 से नीचे जाता है तो उस पे लगता है प्लस, किसके साथ, 4 से नीचे, मतलब 4 से नीचे 3 2 1। तो अगर मान लो 3 आया, 2 आया या 1 आया, 1 आया तो 1 प्लस, 2 आया तो 2 प्लस लिखना है। बात समझे। 3 आया है तो 3 प्लस लिखना है, क्योंकि 4 से कम वाला कौन सी करता है जी, त्याग कर देता है। 4 से नीचे वाला कौन सी करता है, त्याग करता है। और 4 से अधिक में कौन आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 भी ले लेते हैं। 8 तो ऐसे होता नहीं है, बात समझे, 7 तक ही लेते हैं। तो है देखो 5 है ना, तो इसको देखेंगे 8 से कितना कम है, ठीक है। 8 माइनस उतना कर लेंगे, 4 से ज्यादा है तो उसको 8 में से घटा लेते हैं, जितना बच जाता है वही उसका माइनस वाला मान होता है। तो 8 में से 5 जाएगा तो -3। अच्छा 3 बचता है, लेकिन हम -3 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसको बराबर करने के लिए 3 को दिया गया है। अब देखो इस बात से पता नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा आप लोगों के मन में। हम बता देते हैं कि कोई भी है वो चाहता है कि इसके 72 कक्षा में जो है ना 8 गो इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है, 8 गो बचे या उसका अष्टक पूरा हो। तो किसी का 2 से ही पूरा हो जाता है, तो इसलिए वहां पे नहीं बचता है 8 गो, ठीक है। 2 से भी पूरा हो जाता है, बाकी जो है 8 से भी होता है, ठीक है, मैक्सिमम 8 से होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये अपने आप को 8 गो बनाने के लिए 2 गो ग्रहण कर लेगा, मतलब 3 गो कम है, 3 गो ले लेगा। ऐसे भी बोल सकते हैं अपने आप को 8 गो बनाने के लिए को कम है इसके पास, 2 गो, तो 2 गो से किसी से कर्जा ना लेगा। ये अपने आप को 8 गो बनाने के लिए को लेगा, 1 गो लेगा। और इस पे को है, कुछ नहीं है, माने 0, क्योंकि 8 गो तो उसका पहले ही से है, समझे। तो जिसके भी देखो, जिसके भी बाहर में 8 गो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, ठीक है, जिसके भी बाहर में, एगो हीलियम को छोड़कर, देखो हीलियम, हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। हीलियम को छोड़कर जिसके भी बाहर में जो है 8 गो बच जाते हैं उसको कांची कांची कहते हैं, तो पहले तो निष्क्रिय तत्व कहते हैं। कौन सा तत्व कहते हैं, निष्क्रिय। उसके बाद उत्कृष्ट तत्व भी बोलते हैं, उत्कृष्ट तत्व भी बोलते हैं, बात समझे। और क्या बोलते हैं, अक्रिय तत्व भी बोलते हैं, अक्रिय तत्व। बात क्लियर हुआ कि यहाँ तक हो गया, कोई नहीं दिख रहा, चलो बात तो सुनाई दे ही रहा होगा, ठीक है। उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं, देखते हैं कितना तक है कितना तक नहीं है। चलो इधर इतना जगह होते हुए थोड़ा सा इधर कर देते हैं। आई होप कि अब आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन हम नहीं दिख रहे होंगे, हाँ अब हम दिख रहे होंगे, ठीक है। अब सुनो इतना चीजें होता है, तो अब समझो, तनी बात समझो।
और 4 वाला क्या करता है, तो 4 वाला मैक्सिमम जो है साझा करता है, और साझा करके स्वसंयोजन यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, स्वसंयोजन यौगिक का निर्माण करता है, बात समझे। चलो, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके बाहर 5 गो है, तो मतलब इस पे माइनस वाला आएगा, को माइनस आएगा 3 गो। इस पे भी 5 गो है, तो को माइनस वाला आएगा 3 गो। फिर बात है कि तीनों पर तो सेम है, तीनों पर तो सेम है। तो जब सेम है, तनी बात समझो, जब तीनों पर सेम है तो दिक्कत की बात है। अब कैसे बताएं कि किसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा, सवाल तो ये भी पूछा है ना कि बताना है कि किसका विद्युत ऋणात्मकता जो है ज्यादा होगा। ठीक है, ये न पूछता तो कोई बातें नहीं होता, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के चल देते। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अब सुनो, एक एक वर्ग का है, एक वर्ग का है, तो जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन जो है वो फास्फोरस से कौन सी है, ऊपर है, देख रहे हो। ये फास्फोरस जो है नाइट्रोजन से नीचे है। तो विद्युत ऋणात्मकता में जानते हो कौन सी एगो नियम लगता है कि जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, बात समझ रहे हो, जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तब विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, समझ रहे हैं। उसकी विद्युत ऋणात्मकता कौन सी होती है, कम होते जाती है। तो अब आप ही लोग बताइए कि इन दोनों में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, किसकी होगी, नाइट्रोजन की। बात समझ गए। तो यहाँ बता सकते हैं ना कि चूंकि हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कम होती है। यही कारण है कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता फास्फोरस से ज्यादा होंगी। समझ में आ गया, क्वेश्चन पूरा, कहानी खत्म। इससे मिलता जुलता और भी चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, चलो इसके बाद सवाल देखते हैं 2018 के ही। अब जो है इसमें 5 नंबरिया सवाल दिया है, ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेनेन, ठीक है, प्रोपीन, ये सब चीजें जो है बाद में बता देंगे। बाद में बताने का मतलब है कि एक हम पूरा एथिए लेके आ जाएंगे। ठीक है, जितना भी यूपीएससी नामकरण है तरीका सिखा के तब बताएंगे तो और मजा आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बात आया है, 4 गो और दिया है, पहले उसी टाइप से दे दिए जाते थे। फर्स्ट चैप्टर से पहले बहुत ज्यादा सवाल उठाए जाते थे, अभी भी उठाए जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का पूरा क्लियर रखिए आप लोग। ठीक है, अगर नहीं क्लियर है तो उसका भी जो है डालिए देंगे इसमें, इसी में वीडियो में डाल देंगे उसका लिंक। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर को भी रिवीजन हम करा चुके हैं। ठीक है, अब रहा बात, देखो पहिल का है, कह रहे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसको नहीं पता है जी। हाँ अच्छा, नहीं पता है तो भी हम बता देते हैं। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कह रहे संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। बात समझे। चलो कहानी को जो है याद ही कर लेते हैं ये चीजें। ठीक है, कौन सा पूछ रहा है, संयोजन, यही ना, संयोजन, संश्लेषण या योगशील, इसी का नाम है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, 4 गो अभिक्रिया दिया हुआ है 5 नंबर में। ठीक है, तो पहले संयोजन का बात करते हैं, किसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कौन सी, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके, परस्पर क्या करके जी, संयोग करके क्या करते हैं, भिन्न भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसी को संयोजन, संश्लेषण या योगशील अभिक्रिया कहते हैं। यही जन एग्जांपल लिख देते हैं, आई होप कि दिख रहा होगा। यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे O2 हो गया, ये आपस में मिलके क्या बना रहा है, CO2। बात समझे। तो 2 गो है ना, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़ा सा समय को देखते हुए हम तनिक कम एथी करते हैं। देखो 2 गो है, आपस में जुड़ा और बना लिया, एगो नया पदार्थ का निर्माण किया CO2, तो इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन में जुड़ेगा। अब इसी का एक उल्टा लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं, वियोजन। बाकी आपको पता होगा कि इसको कई नाम से जानते हैं, वियोजन के नाम से भी जानते हैं, विघटन के भी नाम से जानते हैं। चलो पूरा लिखेंगे नहीं, वियोजन, विघटन या अपघटन, हम लिख देते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब ये किसे कहते हैं, तो इसमें हम लोग पढ़े हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु, क्या बोलते हैं जी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के कौन सी, बड़े अणु टूट कर, कौन सी होके टूट कर क्या करते हैं, छोटे छोटे
दो लिख देते हैं, मतलब कि इसी को 2 बार पढ़ना है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे सरल अणुओं का निर्माण करते हैं। कैसे? सरल, यहीं पे लिख देते हैं, अब इतना ही में हटा देना है। सरल अणुओं का निर्माण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वियोजन, विघटन या अपघटन अभिक्रिया। हो गया क्लियर? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे सरल अणुओं का निर्माण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वियोजन या विघटन अभिक्रिया। देखो इसमें क्या होगा कि जैसे एगो रहेगा और ये टूटा हुआ नजर आएगा, बात समझे, बिखरा हुआ नजर आएगा, तो ये हो गया वियोजन। है जुड़ा हुआ रहेगा तो संयोजन। देखो ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव का तो बहुत कम, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा। देखो जब जुड़ेगा तो संयोजन, जब टूटेगा तो वियोजन। बात समझे कहने के लिए? अब एक और सवाल है, ठीक है, उसको बोलते हैं विस्थापन। अच्छा, विस्थापन को भी कई नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? विस्थापन, प्रतिस्थापन, ये सब होता है ना जी। अब विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसमें बोलेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु, इसमें क्या बोलेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु, बात समझे, दूसरे परमाणु द्वारा, है पहले का परमाणु हो गया, ई क्या करेगा? दूसरे परमाणु द्वारा, दूसरे परमाणु द्वारा क्या कर दिए जाते हैं? विस्थापित, माने उसके जगह से इसको क्या किया जाता है जी? हटा दिया जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु दूसरे परमाणु द्वारा क्या कर दिए जाते हैं? विस्थापित कर दिए जाते हैं, उसी को कौन सी कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। अब एक चीज हम लोग पढ़े होंगे, क्या होता है? देखो माइंड से उतर रहा है, चलो ये ले लेते हैं, Fe प्लस CuSO4, ई ले लेते हैं, क्योंकि Fe जो है ज्यादा क्रियाशील है, किससे? कॉपर से, तो आराम से इसको उसके जगह से हटा सकता है। तो ये क्या करेगा, बात समझो, Cu को क्या करेगा? Fe जो है इसके जगह से हटा देगा ना, और ये कौन सी बना लेगा? FeSO4 बना लेगा, और Cu को टाटा बाय करवा देगा वजन से। तो एक ही जगह ना हो रहा है ये चीजें, तो इसको कौन सी बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं जी? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें इजी पूर्वक हम बोल सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु दूसरे परमाणु द्वारा क्या कर दिए जाते हैं? विस्थापित कर दिए जाते हैं, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद आता है द्वि विस्थापन, ठीक है। यहाँ तो पूरा जगह है, आप लोग बताए नहीं, आप कह रहे हैं द्वि विस्थापन, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अब ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया सुनिए किसे कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का, कौन सी का जी? अपने आयनों का क्या करते हैं? विनिमय करते हैं, विनिमय करते हैं, ठीक है। विनिमय मतलब कि एक लेगा और एक दे देगा उसको, बात समझे, एक ले लेगा और एक उसके बदले दे देगा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करते हैं, क्लियर है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे में कौन सा ले, जैसे में, अब जैसे में याद है एगो लिए थे हम, AgCl तो बाहर निकल जाता है ना, तो एक ले लेते हैं AgNO3 प्लस NaCl ले लिए ये वाला। अब इसमें क्या होगा कि जो ये Ag है और जो Na है, ये क्या करेगा? Ag जो है Na के जगह चला जाएगा और Na जो है किसके जगह? Ag के जगह। तो सोचो क्या होगा, Ag हट गया वहां से, उसके जगह कौन सी चला गया? Na, तो बना लेगा NaNO3, Ag के जगह चला गया Na। फिर क्या होगा, अब Na हट गया है, अब इसके जगह कौन आ रहा है? Ag,
तो ये क्या बन जाएगा, AgCl। क्या बन जाएगा जी, AgCl। तो इसको क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया, ये भी कहानी क्लियर। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन है कि रुक जाइए 1 मिनट। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनिए। कह रहा है एथेनॉल से, समझ रहे हैं, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। क्वेश्चन सुने, कह रहा है एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। बात समझे, एक बार आपको जो है इसका जवाब सुना देते हैं, ठीक है। आप सुनिए, देखो कह रहा है एथेनॉल से कौन सी बन रहा है, एथेनोइक अम्ल। तो इसमें कह रहा है कि आखिर जो है इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहेंगे। सबसे पहले का हम बात कर लें कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं, किसको कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन हो, मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकलेगा, उसी को ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को एक और नाम से जानते हैं, उपचयन। किस नाम से, उपचयन। तो इसी को हम ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं। बात समझ गए। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो पूरा प्रोसेस ही समझा दें इसको। हाँ चलो थोड़ा सा रखना सामने। सबसे पहले का एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, ये पहले देखिए। CH3 मतलब मेथ है, देखो ए को लिखे हैं, ए को कार्बन को मेथ बोलते हैं, ये सारा चीज हम बताएंगे बाद में, ठीक है। ई हो गया एथेनॉल, ये कौन सी हो गया, एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल हो गया। अभी बन कौन सी रहा है, एथेनॉल हो गया। अब यहां से ये कौन सी बन रहा है जी, तो एथेनोइक अम्ल। कौन सी बन रहा है, एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल का होता है CH3COOH। इसको क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल। कह रहा है कि इससे ये बनने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण क्यों कहते हैं। तो बात समझे, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, उस चीजों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले का देखो, जो एथेनॉल अम्ल है, थोड़ा सा इसमें जगह छोड़ते हैं, थोड़ा कुछ कुछ रिएक्शन भी कराएंगे और तब इजेक्ट बता देंगे। देखो इसमें क्या होता है कि एगो उत्प्रेरक लेते हैं। अच्छा उत्प्रेरक पता है क्या होता है, हाँ ये ले लेते हैं क्षारीय MnO4, MnO4, ठीक है। क्षारीय के MnO4 ले लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। चलो यहां तक ले लिए, और भी कुछ ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उत्प्रेरक होता क्या है, देखे हो, ये कुछ झगड़ा लगाने वाला को देखे हो, क्या करता है, दोनों ही ओर खूब चढ़ा देता है। देख देख हो तोरा के का कहता होता है ना जी, तले वो कह देगा का कि मार के मुंह फोड़ देंगे उसको, ठीक है। तब उधर जाके वो माने कह देखो तो मम्मी के गाली देता, कहता कि तोरो मुंह फोड़ दे, ऐसे कुछ, ठीक है। दोनों में अभी दोनों बिखला जाएगा, ठीक है। दोनों मारपीट अपने में करने के लिए तैयार हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, जौन झगड़वा लड़ाएगा वो क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। बात समझे, दोनों आराम से जौन मुंह हाथ नहीं फोड़ना था वो फोड़ फाड़ लेगा सब आपस में। बात समझ गए, समझ गए जी। तो अब जो है तनी हो में थी लाट साहब को तनी टका हुआ है, क्या चाहता है, हाँ माने बारात नहीं जाए, हाँ बोलो, पहले तो अगुआ आएगा तब बारात जाएगा, मुड़ी ला रहा है, हाँ और इवे नहीं करेगा तो जाएगा कहाँ से। लड़का क्या करता है, तो क्लास में यही आगे हम क्या बोले। अब सुनो, तो झगड़ा करने वाला लड़ाने वाला क्या करता है, आराम से झगड़ा लड़ा के चल जाता है, वही उत्प्रेरक का काम होता है। उत्प्रेरक क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है,
उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है तो क्या करता है, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना, बात समझ रहे हो, उसकी क्या करता है, अभिक्रिया के गति को बढ़ा देता है। बात समझे, उसमें जो अभिक्रिया होने वाली होती है उतनी तेजी से हो जाती है, समझ गए। तो ये क्या करता है, अब कोई पूछे उत्प्रेरक क्या है, तो उत्प्रेरक एक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। बात समझे। अच्छा है, वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, उसी को उत्प्रेरक कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लिए, उत्प्रेरक ले लिए। अब इसके साथ हम जानते हो क्या करते हैं, इसके साथ जो है देखो, इसके साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा देते हैं, ठीक है, या रहने देते हैं। सिंपल सा, जब इसमें क्या करते हैं, इसकी उपस्थिति में कराते हैं ना, तो ले लेते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंपल सी बात, एथेनॉल का ये सूत्र, एथेनोइक अम्ल का ये सूत्र, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ा है ना। फिर देखो और चीजें, और क्या हुआ है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकला है, देखो ना 2 हाइड्रोजन निकल गया, 1 ऑक्सीजन जुड़ गया है। अब हमको एक बात बताओ, ये तो हो गया आपके बुक के अनुसार ही बता रहे हैं, ठीक है, फिर अपने अनुसार भी हम बता देंगे। एक बात हमको बताओ, 1 ऑक्सीजन इसको चाहिए, ऑक्सीजन अकेला नहीं आता है, वो अपने साथ 2 आता है ना, O2 करके ऑक्सीजन गैस के साथ। तो 1 ऑक्सीजन क्या ये हाइड्रोजन को लेके जल नहीं बना लेगा, बना सकता है कि ना, माइंड में समझ में आ रहा है। तो अगर मान लो कि इसकी अभिक्रिया, थोड़ा सा लिख देते हैं इससे, अगर मान लो कि इससे अभिक्रिया हम करा देते हैं किसका, ऑक्सीजन का। अब देखो चाहोगे तो इसको O2 लिख लो या O लिख के 2 लिख लो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। ये